जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अपनी वेब सीरीज चल रही है और जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। पिछले वीडियो सेशन के अंतर्गत पिछली कहानी में हमने भारत और चाइना को लेकर किस प्रकार के संबंध है उसके ऊपर बात की और हमने देखा भी 1962 में जब पूरी दुनिया का ध्यान क्यूबा मिसाइल संकट की तरफ था, उस टाइम चाइना ने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया और भारत और चाइना की लड़ाई हुई। क्या परिणाम रहे सब कुछ हम अच्छे से समझ चुके हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज की कहानी है भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर। अच्छे से समझिएगा आज के इस टॉपिक को। हमेशा कहता हूं ये कहानियां हैं, इन कहानियों को अगर कहानी की तरह समझोगे, ध्यान दोगे तो हमेशा याद रहेगा। आज भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध की बात है तो एक पंजाबी फिल्म का गाना याद आ रहा है, तेरे यार नू दबण नू फिरदे सी पर दबदा किथे है। बड़ा सटीक बैठती है ये एक लाइन। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसी शांति और कैसा संघर्ष। देखिएगा, अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो और राज करो, और जाते जाते अंग्रेज यही हमारे देश के अंदर कर गए और हमारे हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। अगस्त 1947 में दो नए देश है वो बने, एक हमारा भारत और दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का बंटवारा भी आप देखिए किस प्रकार से हुआ। एक तो भारत के पूर्वी साइड में जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, और दूसरा पश्चिमी साइड में यानी पश्चिमी पाकिस्तान। कितनी गंदी घिनौनी राजनीति कर गए थे अंग्रेज। चलिएगा, जो होना था वो हो गया और विश्व के मानचित्र के ऊपर दो नए देश आ गए, भारत और पाकिस्तान। अब भारत की नींव ही विवाद से पड़ गई थी इन दोनों ही देशों की। तो सबसे पहला विवाद स्टार्ट हुआ कश्मीर को लेकर। कश्मीर भारत का सिरमौर। क्या किया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने 1947 के अंदर एक कबायली हमला कश्मीर के ऊपर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कश्मीर का राजा हरि सिंह हिंदू था लेकिन प्रजा वहां की मोस्टली मुस्लिम थी। तो अंग्रेजों ने कहा, तो पाकिस्तान वालों को ये लगा भी ये तो मुस्लिम इलाका है, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर शामिल होना चाहिए, और घिनौना काम किया और हमला कर दिया। अब क्या हुआ? इस हमले के कारण कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक को हम कहते हैं पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, और दूसरा हिस्सा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पर आज भी हमारा अधिकार है, भारत का अधिकार है। और जो पीओके जो कि जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया था इस हमले के बाद, उसको पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर कहते हैं। विवाद बढ़ता गया और ये मामला है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में चला गया। इसका कोई स्थायी समाधान है वो नहीं निकला। सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द ये पीओके भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। इस पूरे जम्मू कश्मीर कश्मीर के विवाद को हम आपके इसी बुक के 8वें चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो चैप्टर है उसके अंदर ये पूरा विवाद है वो दिया गया है, और उसके ऊपर हम डिटेल में उस चैप्टर के ऊपर उस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। आज आपको पता है जो धारा 370 का विशेष प्रावधान जेएंडके के लिए किया गया था उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो अब लगता है एक दिन पीओके भी शायद हमारा हो जाए। तो सबसे बड़ा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच अगर है तो वो आज भी कश्मीर का मुद्दा है। कश्मीर हमारा है। चलिएगा, ये भी चलता रहा। फिर भी प्रयास किया गया भी कैसे भी शांति बनी रहे और जो संबंध है दोनों देशों के बीच अच्छा रहे। इस नीति पर आगे बढ़े, लेकिन फिर विवाद होता है। विवाद है नदी जल बंटवारा विवाद। सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद खड़ा हो गया, और तब यह विवाद सुलझाया विश्व बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की और इस नदी जल बंटवारा जो विवाद था इसको सुलझाया। और इसी विवाद के सुलझाने के लिए
एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसका नाम है सिंधु नदी जल संधि। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, सिंधु नदी जल संधि कब और किन के बीच हुई? तो ध्यान दीजिए 1960 में हुई। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान। तो 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान के बीच सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझा? ध्यान दीजिए, विश्व बैंक की मदद से यह संभव हो पाया। थोड़ा बहुत विवाद के साथ साथ ये समझौता लगभग ठीक ठाक है, वो चल रहा है दोनों देशों के बीच। तो कश्मीर का विवाद, सिंधु नदी जल बंटवारे का विवाद और फिर एक नया विवाद खड़ा हुआ आने वाले कुछ सालों में, और वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा युद्ध, 1965 की लड़ाई। कोई नहीं भूलेगा 1965 की लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ, 1965 में भारत और पाकिस्तान का। यहां पाकिस्तान की जो बुरी नीयत थी वो थी हमारे गुजरात के कच्छ के रन के इलाके को लेकर। आपने सुना होगा सर क्रिक विवाद वहीं पर, जिसको लेकर ये था भी ये किसका है, हमने कहा हमारा है, लेकिन वो कह रहे हैं हमारा है। तो गुजरात के कच्छ के रन को लेकर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया। कच्छ के रन की तरफ से किया, बाद में जम्मू कश्मीर की तरफ से यानी कश्मीर की तरफ से भी हमला किया। और उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री। उन्होंने पंजाब वाली साइड से हमला करवा दिया पाकिस्तान के ऊपर और हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। तब यूएनओ की मध्यस्थता एक बार फिर होती, संघ बीच में मध्यस्थता करता है और युद्ध को समाप्त करवाता है। काश उसी दिन हम वहीं तक रह जाते तो ठीक था, लेकिन हमने मानवता निभाई और हम वहीं अपनी बॉर्डर के ऊपर आ गए और उनको सबक मिल गया भी भारत को कमजोर मत आंकिएगा। हमने तो 47 में भी आपसे नहीं डरे, तो 65 में तो कहां डरने वाले थे। तो 1965 की लड़ाई कच्छ के रन के इलाके को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे और यूएनओ की मध्यस्थता से 1965 की लड़ाई है वो रुकी थी। यहां एक और प्यारा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो है ताशकंद समझौता कब हुआ? जनवरी 1966 में, और लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता, दोनों देशों के बीच एक शांति समझौता था और इस समझौते को करवाने में मध्यस्थता निभाई यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने। ताशकंद कहाँ है? उस टाइम सोवियत संघ होता था, आज उज्बेकिस्तान के अंदर है ताशकंद। तो जनवरी 1966 में शास्त्री जी और अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता, मध्यस्थता सोवियत संघ ने। युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता यूएनओ की और ताशकंद समझौते में मध्यस्थता है वो सोवियत संघ की। और सिंधु नदी जल संधि जो समझौता हुआ वो 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच, और ताशकंद समझौता शास्त्री जी और अयूब खान के बीच हुआ। तो 1965 के अंदर भारत विजेता बनता है। अब यहां धीरे धीरे ये देखने को मिला जो बड़े देश अमेरिका और जो चीन थे ये पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और चीन किसको तैयार कर रहे थे भारत के खिलाफ? पाकिस्तान को, क्योंकि इनको लगता था भी एशिया के अंदर या विश्व के अंदर भारत का वर्चस्व कहीं बढ़ नहीं जाए। तो ये दगा भी देने वाले थे दोनों देश, और इनके कुछ उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की बात करें तो उनका एक प्रमुख सलाहकार रहा है हेनरी किसिंजर, जो कि जुलाई 1971 में पहले पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से गुपचुप चाइना चला गया, अभी किसी को पता नहीं चले भी हम चाइना के भी संपर्क में हैं। तो ये वो उदाहरण है जहां इंडिया को पता चल रहा था भी क्या खिचड़ी पक रही है इन देशों के बीच में। तो इसका मतलब तीन देशों की एक धुरी बन रही थी, अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना की,
क्योंकि इन तीनों का मिलना सीधी सी बात है भारत के लिए खतरे की घंटी, भारत के लिए प्रॉब्लम। तो इस धुरी के विरोध में भारत ने फिर यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए और उस टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी। गौर कीजिएगा, भारत ने पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका उस धुरी के विरोध में ही सोवियत संघ के साथ 1971 में एक 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि की थी और इसमें सोवियत संघ ने विश्वास दिलाया था भी अगर भारत की तरफ कोई हथियार उठाएगा तो हम तुरंत आपको सहायता है वो देंगे। हालांकि भारत गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाए हुए था, तब भारत पर आरोप भी लगे थे, आप तो कह रहे हो हम गुटनिरपेक्ष है तो फिर आप सोवियत संघ के साथ ऐसा जो समझौता है वो क्यों कर रहे हो, ऐसी संधि है वो क्यों कर रहे हो। लेकिन आप समझ सकते हो अमेरिका को जवाब देने के लिए ये जरूरी था और जो जरूरी था वो कदम भारत सरकार ने उचित समय पर हमेशा ही उठाए हैं। तो भारत के लिए पाकिस्तान ने जब जब प्रॉब्लम क्रिएट की, भारत ने उसको आड़े हाथ लिया, पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया, लेकिन बाज कहां आने वाला है ये देश। और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई फिर एक बड़े युद्ध की, और वो है 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। और दोनों देशों के बीच युद्ध के परिणाम स्वरूप दिसंबर 1971 में एक नए देश का जन्म होता है और जिसका नाम बांग्लादेश। तो 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाता है, बांग्लादेश का जन्म होता है और इस टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अब आप ये सोचेंगे भी 1971 का युद्ध है वो किस वजह से हुआ, तो आपको बताना चाहूंगा ये एनसीईआरटी के सिलेबस की कितनी शानदार खूबसूरती है, भी बहुत सी चीजें जुड़ी हुई है। तो आपने फर्स्ट बुक का 5वां चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया है वो पढ़ा है, उसमें आपने भारत और पाकिस्तान को लेकर बांग्लादेश की पूरी कहानी, आपने वहां पर बांग्लादेश युद्ध की पृष्ठभूमि को वहां अच्छे से समझा है। तो आपको याद दिलाना चाहूंगा उस कहानी का, 1970 के आसपास जो पाकिस्तान में चुनाव हुए थे तो पश्चिमी जो पाकिस्तान था जहां की प्रमुख थी जुल्फिकार अली भुट्टो, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां पर थे मुजीबुर रहमान जिनकी पार्टी थी अवामी लीग। तो पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग यानी शेख मुजीब है ये सभी सीटें हैं वो लगभग जीत गए थे। तो इन्होंने कहा था अब हमारा वर्चस्व होना चाहिए, हमारे राजनीतिक हक मिलने चाहिए। क्यों ये विवाद भी क्यों हुआ, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान आपको पता है अधिकांश बंगाली लोग ही थे, तो उन लोगों के ऊपर जो उर्दू भाषा है वो थोपी जा रही थी, उनकी बंगाली संस्कृति और भाषा के खिलाफ एक दुर्व्यवहार है वो चल रहा था। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के इस रवैये से बहुत ही दुखी थे, तो इसलिए उन्होंने विरोध कर दिया। और विरोध के फलस्वरूप क्या हुआ, उनके प्रमुख नेता अवामी लीग के जो नेता थे मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से आर्मी आकर इस आंदोलन को दबाती है और लोग भागकर भारत की शरण लेते हैं। 80 लाख के आसपास लोग हैं वो भारत की तरफ भाग रहे थे। तो भारत के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी भी, किस प्रकार से इन शरणार्थियों की हम सारी व्यवस्थाएं हैं वो हेल्प है वो किस प्रकार से करेंगे। और श्रीमती इंदिरा गांधी के दिमाग में ये था भी ये पाकिस्तान मानने वाला थोड़ी है, 1965 में हम इनको देख चुके हैं। तो कहीं न कहीं वो टीस भी हमारे मन में थी और जरूरत थी पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की, और यही किया भारत ने। फिर पूर्वी जो पाकिस्तान था उनकी सहायता की, वायुसेना, थल सेना, हर तरीके से हमने उनकी सहायता की और फिर परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और हमने पूर्वी पाकिस्तान को एक नया राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वो नया राष्ट्र बना बांग्लादेश। अमेरिका को तो उस टाइम बहुत मिर्ची लगी थी, उन्होंने कहा बांग्लादेश की जो समस्या हुई है, पूर्वी पाकिस्तान की जो समस्या हुई है वो भारत की वजह से हुई है
और उसने जलते बुझते भारत के साथ आर्थिक जो प्रतिबंध है वो लगा दिए थे। सहायता देनी है वो बंद कर दी थी। भारत ने कहा नहीं देनी है तो मत दे सहायता, आगे की आगे देखेंगे। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी 1971 के युद्ध की, और हमने एक नया देश बनवाया और पाकिस्तान को कमजोर किया। आज बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान से कहीं अच्छे संबंध हमारे इस देश के साथ है। और यहां पर एक छोटा क्वेश्चन बनता है आपका, और वो है शिमला समझौते को लेकर। शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को। 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बीच 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। और इस युद्ध की जीत के साथ ही इंदिरा गांधी की लोकप्रियता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को ये एहसास हो गया भी ये हमारे लिए एक गौरव का पल है। भारत की सैन्य शक्ति है वो बहुत मजबूत हो गई है। और इस युद्ध के बाद जिन भी विधानसभाओं के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस एक बड़ी जीत के साथ है वो चुनाव जीती। तो यहीं से लोकप्रियता का ग्राफ है वो इंदिरा गांधी का बढ़ता गया। तो ये थी 1971 की पूरी कहानी। फिर वही कुछ शांति कुछ अशांति का दौर चलता रहा और आखिरकार एक बुरा वक्त फिर आ जाता है। पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही ठहरा। तभी तो हर भारतीय के मन में एक टीस आ जाती है इस देश का नाम लेते ही, हमसे ही अलग हुए। और काश भारत और पाकिस्तान के बीच अगर संबंध मजबूत हो तो सोचिएगा दुनिया में राज किसका हो। क्यों? ये अपनी उसे तो खत्म होना ही होना है। बस उसकी खत्म होने के जो उसका सिस्टम है ना वो हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। वरना आज दुनिया के अंदर भारत का वर्चस्व होता, वो वर्चस्व जहां हम जियो और जीने दो के सिद्धांत को सही मायने में लागू कर पाते। मैं एक बात बताना चाहूंगा, फरवरी 1999 आपको याद आ रहा होगा। और फरवरी 1999 के टाइम की बात करें तो देश के प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि बस यात्रा लाहौर के लिए जो बस यात्रा भारत ने शुरू की थी उसके उद्घाटन वाले दिन ही पाकिस्तान गए थे और एक शांति के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था फरवरी 1999 में। हम तो पाकिस्तान गए थे शांति का संदेश लेकर, लेकिन उन कमबख्तों ने क्या किया, हमें इनाम में दिया कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध कब हुआ? 1999 में। फरवरी में वाजपेयी जी गए थे और मई 1999 में हमारा कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जो कारगिल क्षेत्र है वहां पर LOC का उल्लंघन कर दिया, लाइन ऑफ कंट्रोल, सीमा नियंत्रण का उल्लंघन कर वहां पर पाकिस्तान ने घुसपैठ की। और उनको उकसाने वाला था उस टाइम पाक जनरल परवेज मुशर्रफ। और इस परवेज मुशर्रफ ने कहा जाता है वहां की सरकार को भी अंधेरे में रखा, गुपचुप ये सारा काम किया। जब परवेज मुशर्रफ का विरोध हुआ तो इसने क्या किया, सत्ता पलट कर दी। आपको पता है पाकिस्तान में स्थायी रूप से कभी लोकतंत्र की स्थापना नहीं रह पाई। जब भी लोकतंत्र कुछ सफल होने की बात होती है तभी वहां आर्मी का हस्तक्षेप आ जाता है, सैन्य शासन आ जाता है। आज आपको पता है वही परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में आने के लिए तरस रहा है। तो ये परवेज मुशर्रफ की बदौलत कारगिल युद्ध हुआ। हमारी शांति घोषणा के पीठ में एक छुरा घोंपा पाकिस्तान ने, लेकिन भारतीय सेना कहां कम थी। ऑपरेशन विजय चलाया और ऑपरेशन विजय चलाकर जुलाई 1999 में कारगिल के सारे क्षेत्रों को भारतीय सेना ने वापस जीत लिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कभी खुशी कभी गम, और ये सारा गम दिया हमेशा पाकिस्तान ने। हमने कभी भी पाकिस्तान के साथ किंतु परंतु पहले नहीं की। उसने हमेशा हमारे लिए पहले खड्डे खोदे, हमने तो केवल उनको भरने का प्रयास किया है। आज भी भारत दुनिया में किसी भी देश के साथ पहले कोई भी छेड़खानी घोचेबाजी नहीं करता है और बाद में बख्शता भी नहीं है।
हालांकि आपके सिलेबस की बात तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन आज देश के हर विद्यार्थी को पता है भी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, कहानियां आगे भी चली। याद कीजिए 13 दिसंबर 2001 का दिन, जब हमारी भारतीय संसद देश के हृदय के ऊपर आतंकी हमला किया गया। फिर कहां इस पर विश्वास किया जाए, इस धोखेबाज देश के ऊपर। फिर 2 जनवरी 2016 को पंजाब में पठानकोट वायु जो सैनिक अड्डा था उस पर इन्होंने आतंकी हमला करवाया। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सैनिक कैंप पर हमला करवाया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ का जो काफिला जा रहा था उसके ऊपर पाकिस्तान ने हमला करवाया। फिर हमने भी जवाबी काम किए और पाकिस्तान को उसके घर में जाकर हमने परेशान किया था। 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर हमने एयर स्ट्राइक की थी। तो जब जब इसने हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी की है तब तब हमने इसको सबक सिखाया है। तो इसके लिए किस प्रकार की नीति हो, फिर भी भारत कहता है अरे अभी भी टिक जा, अभी भी शांति के रास्ते पर आ जा, आतंक का जो साथ है वो छोड़ दे, आपसी अमन और भाईचारे से हम साथ रहे। यही संदेश हमेशा भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ सभी देशों को दिया है। हर कूटनीतिक तरीके से इनको समझाने की बात की गई है, पर उम्मीद करें, सिर्फ आशा कर सकते हैं भी कभी तो इस देश को समझ में आए। अगर ये समझ इसको आ जाती है तो सोचिएगा पाकिस्तान का खुद कितना विकास हो। आज देखिएगा पाकिस्तान के हालात क्या है, आज भी वहां पर राजनीतिक आर्थिक संकट कितना बुरी तरह से है, पर पता नहीं क्यों इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये थी आज की अपनी कहानी, भारत और पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष की कहानी। उम्मीद करता हूं सारे कंसेप्ट परीक्षा की दृष्टि से समझ में आ गए होंगे। एक कहानी की तरह इन महत्वपूर्ण तथ्यों को जरूर दिमाग में रखिएगा, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं जाएगा। चाहे प्रश्न इस चैप्टर से आए, भारत के विदेश संबंध से, चाहे प्रश्न आए समकालीन दक्षिण एशिया से, चाहे जम्मू कश्मीर वाला जो टॉपिक है आपके 8वें चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाओं से, ये सारे तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं, इनको जोड़ते हुए ही आगे बढ़िएगा। बस कुछ विशेष ध्यान रखिएगा, नदी जल बंटवारा नेहरू और अयूब खान 1960 और 1965 के बाद 66 में शास्त्री और अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता, और यहाँ पर शिमला समझौता हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, और 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि है वो भारत ने किसके साथ की, यूएसएसआर के साथ की। चलिएगा फिर मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट्स फॉर्म में भी आप उतार लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हमारी एक वेब सीरीज चल रही है जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। आज हम इस वेब सीरीज के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं और आज हम 2 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इस पूरी वेब सीरीज को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1962 में हमारा चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो इन दोनों युद्ध की वजह से हमारी जो नियोजित विकास की जो राजनीति थी उसके ऊपर क्या फर्क है वो पड़ा, इसको समझे। तो देखिएगा, आपको पता है जब देश आजाद हुआ उस टाइम भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे। एक मॉडल था उदारवादी और पूंजीवाद का, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दूसरा था समाजवाद का मॉडल, जिसका नेतृत्व है वो सोवियत संघ कर रहा था। तो भारत ने इन दोनों का एक मिला जुला रूप, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसको हमने अपनाया। और साथ में ही भारत ने नियोजित विकास का एक छोटा सा कंसेप्ट लिया, 5 वर्षीय योजनाओं का, वो हमने सोवियत संघ से लिया। उस नियोजित विकास पर 2 बातों का
बहुत जोर है वो रहा। एक तो भी आयात है वो हमें कम करना है, यानी दूसरे देशों के ऊपर हमारी निर्भरता है उसको कम करना है। इसका मतलब देश के अंदर ही प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है। और दूसरा था संसाधन आधार है वो तैयार करना, यानी यही प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा तो अपने आप ही हमारी दूसरे देशों के प्रति निर्भरता है वो कम हो जाएगी। तो इसके लिए हमने जो सोवियत संघ से जो पंचवर्षीय योजना का जो प्लान लिया उसको हमने स्टार्ट कर दिया, और इसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम रखा योजना आयोग। 1950 में इसे बनाया गया, और उसके तहत पहली पंचवर्षीय योजना है वो रही हमारी 1951 से 1956 तक, जिसके अंदर हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस था। दूसरी योजना रही 1956 से 1961, जिसमें हमने उद्योगों के ऊपर है वो ज्यादा ध्यान है वो दिया। तीसरी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1961 से 1966, और यही वो टाइम है, आप गौर कीजिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इसी दौरान दो बड़े युद्ध हुए, 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। तो 1962 में हमने रक्षा उत्पाद विभाग है उसकी स्थापना की, और 1965 में हमने रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा इन दो युद्ध की वजह से? इससे हमारा जो रक्षा खर्च है वो बढ़ गया। जो पैसा देश के डेवलपमेंट में काम आना था वो सारा का सारा धन अधिकतर कहां लग गया? हमारे देश की सुरक्षा में लगा दिया। जिससे क्या हुआ, हमारी जो तीसरी योजना की जो प्लानिंग थी 1961 से 66 वाली, वो हमारी कामयाब नहीं हो पाई। हम आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो रहे थे, तो सरकार ने ये प्लान किया भी अब 5-5 साल की योजना एक बार चलाना संभव नहीं है। तो ये निर्णय हुआ भी अब हम अगले 3 वर्ष के लिए एक वर्ष की योजनाएं हैं वो बनाएंगे। तो 1966, 67, 68 और 68-69 3 योजनाएं हमने एक साल की बनाई, जिन्हें योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारी चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वो शुरू हो पाई, और उसका टाइमिंग है 1969, 1 अप्रैल 1969 से हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। इस प्रकार चलते चलते हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो पूर्ण हो गई, जिनका योजना आयोग द्वारा बनाया जाता था। फिर नई सरकार आई तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन है वो कर दिया है। अब भारत में योजना आयोग के नाम से कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है, जो कब स्थापित हुआ? 1 जनवरी 2015 से। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें हमारी विदेश नीति के संदर्भ में भी हमारे जो नियोजित जो विकास था उसके ऊपर किस प्रकार से संबंधित है, तो ये पढ़ना जरूरी। आप जानते हो, मैंने कहा हमारी इन कहानियों की एक खूबसूरती है। ये सारी बातें आपने इससे पहले कुछ 1-2 बातें नहीं पढ़ी, बाकी आपने किस कहानी में पढ़ ली? जब आप सेकंड बुक का जो 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, नियोजित विकास की राजनीति, तो इनसे जुड़ी हुई काफी बातें हैं वो आप वहां पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं अगली एक छोटी सी कहानी की, और वो है भारत की परमाणु नीति। एटम पॉलिसी है वो क्या रही आजाद भारत की। अब एक बार पुनः आपको स्मरण करवा दूं, इसके बारे में हमने बहुत सी चीजें, यानी परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत सी संधियां हैं वो की गई थी, उन सबको हमने किस कहानी में पढ़ा? जब हम फर्स्ट बुक की हमारी जो पहली कहानी थी शीत युद्ध का दौर, उसी वेब सीरीज में हमने परमाणु परीक्षण की बहुत सी संधियों के बारे में, और परमाणु परीक्षण, निशस्त्रीकरण, गुट निरपेक्षता, इन बहुत सी चीजों को हमने वहां अच्छे से जाना। उन्हीं चीजों को लेकर पुनः भारत की विदेश नीति के संदर्भ में, यानी हमारे देश के राष्ट्रीय हित के संदर्भ में इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा,
आधुनिक भारत के निर्माण के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइंस और टेक्नोलॉजी पर अपना विश्वास है वो जताया था। और नेहरू की जो औद्योगिकरण की जो नीति थी उनका प्रमुख घटक था वो था परमाणु कार्यक्रम, एटम प्रोग्राम। और ये परमाणु कार्यक्रम भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में शुरू हो गया 1940 के दशक के लास्ट में। बताना चाहूं नॉलेज के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हो गया था, जिसके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा रहे। 1954 में ट्राम्बे में हमने परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की। जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का एक प्लेन क्रैश के अंदर देहांत हो गया था, तो उसके बाद 1967 में उन्हीं के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित किया गया। जो पहले परमाणु ऊर्जा संस्थान था उसका नाम चेंज करके भाभा परमाणु अनुसंधान है वो कर दिया था। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूं भी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जिस प्लेन से 1966 में यात्रा कर रहे थे वो प्लेन क्रैश क्यों हुआ। आप देख पा रहे हो भी भाभा के निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम शुरू हो गया था, यानी भारत की ये उपलब्धि अमेरिका की आंखों में खटक रही थी और उनको लग रहा था भी सोवियत संघ है वो भारत की मदद कर रहा है इस चीज में आत्मनिर्भर होने में। तो उनका ये था भी इनके पास ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, इसको किस प्रकार से फिनिश किया जाए। तो कहा अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी है भी, इनका प्लेन अपने आप नहीं या कोई टेक्निकल वजह से नहीं बल्कि प्लेन क्रैश करवाया गया था। अलग अलग स्टोरियां हैं वो आई, हालांकि हकीकत कहा जाता है ना कई बार सबके सामने है वो नहीं आ पाती। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था अगर मुझे नेहरू सरकार छूट दे तो मैं 18 महीनों में परमाणु जो हथियार है, परमाणु ऊर्जा है, उसके ऊपर कंप्लीट काम करके दे दूंगा। और यही बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही थी, तो इसलिए हमारे बड़े दुख की बात है भी, बहुत यानी 54-55 साल के होंगे भाभा साहब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं रहे, वरना कहानी कुछ और हो सकती थी। लेकिन वही है, अमेरिका आपको पता है सबके ऊपर बड़ा गिद्ध की सी निगाह रखता है, बस वही हमसे थोड़ी चूक हो गई और हम एक बहुत शानदार साइंटिस्ट को खो चुके थे 1966 के अंतर्गत। तो पर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में ये कार्यक्रम है वो हमारा शुरू हो गया। अब एक चीज देखिएगा, यह हमारा जो ये परमाणु कार्यक्रम का जो उद्देश्य था ये था शांतिपूर्ण, यानी हम शांति के लिए, भारत है वो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा बनाना चाहता था। आपको पता है परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए किस खनिजों की जरूरत पड़ती है, यूरेनियम और थोरियम की सहायता से परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। आपको पता है इसके भारत के अंदर बहुत से जो नाभिकीय परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं हैं वो चल रही है। और आपको पता है जैसे तारापुर महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर रावत भाटा में, उत्तर प्रदेश में नरोरा के अंतर्गत, कर्नाटक में केगा जो जगह है वहां पर, तो परमाणु ऊर्जा के लिए वर्तमान में बहुत से नाभिकीय संयंत्र हमारे काम हैं वो कर रहे हैं। और आपको पता है नेहरू जी परमाणु हथियारों के हमेशा खिलाफ रहे थे और उन्होंने परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया, यानी परमाणु हथियार नहीं बनाने हैं, इस चीज का उन्होंने हमेशा विरोध किया। ये उनकी विदेश नीति का बहुत प्रमुख तथ्य है, उनमें से एक है वो रहा है। अब देखिए वक्त के साथ क्या हो रहा था, हर देश अपने परमाणु हथियार है वो बढ़ा रहा था, यानी कहीं ना कहीं दुनिया को ये बताना चाहते थे भी हम एटम यानी परमाणु संपन्न देश हैं, हमसे पंगा मत लीजिएगा, हमसे मत भिड़ जाइएगा। इसी सीरीज के अंतर्गत चाइना की बात करें तो चाइना ने भी अक्टूबर 1966 के अंतर्गत अपना परमाणु परीक्षण है वो कर लिया था।
अब क्या हुआ, लगभग लास्ट में इन्होंने ही किया, तो अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो अपना बना यूएनओ में, उसकी सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य थे, उन सब ने अपने परमाणु परीक्षण कर लिए थे। तो वो शक्ति संपन्न हो चुके थे, दुनिया को आंख दिखाने के लायक बन चुके थे, और सबको डर था अभी इनके पास परमाणु हथियार है तो इनसे हम पंगा क्यों ले। और फिर लेकर आए वो एक संधि 1968 के अंदर, परमाणु अप्रसार संधि। 1968 के अंतर्गत परमाणु अप्रसार संधि आई। उन विकसित जो सक्षम जो कंट्री थे सुरक्षा परिषद के, उनके द्वारा लाई गई, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया। परमाणु अप्रसार संधि जो 1968 में आई, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ये परमाणु अप्रसार संधि लागू किस तिथि से मानी गई? तो भारत ने विरोध स्वरूप इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब हमारे दिमाग में यह आ जाना चाहिए भी विरोध क्यों? विरोध का कारण था यह संधि उन देशों पर लागू होनी थी जो परमाणु शक्तिहीन थे, जिन्होंने अभी तक कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया था, जो अभी सिर्फ सोच ही रहे थे, या बहुत से देशों ने सोचा भी नहीं होगा, उन देशों पर यह लागू होनी थी। क्योंकि इस परमाणु अप्रसार संधि में यह कहा गया था कि 1 जनवरी 1967, 1 जनवरी 1967 तक जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया है वो वैलिड रहेगा, बाकी अब कोई और परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। भारत ने कहा फिर के साडी बारी रंग मुकिया भी, हमारे टाइम ऐसा क्या हो गया भी? अच्छा, आप ही सब कुछ चौधर करना चाहते हो, आप हमें हमेशा दबा कर रखना चाहते हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम आपका इस सिस्टम का विरोध करते हैं। आगे चलकर एक सीटीबीटी संधि आई, उसका भी भारत ने घोर विरोध है वो किया। तो वक्त के साथ ये चीजें आगे बढ़ती जा रही थी, और 1973 का एक छोटा क्वेश्चन भी निकल जाता है कि अरब इजराइल युद्ध है वो कब हुआ? 1973 के अंदर, जिसकी वजह से दुनिया में तेल के रेटों के अंदर बहुत खलबली मच गई, बहुत त्राही त्राही मच गई थी तेल को लेकर। तो मतलब विकट परिस्थितियां चल ही रही थी, क्योंकि शीत युद्ध का दौर है वो चल रहा था, कहीं कुछ शांत नहीं था, कहीं ना कहीं कोई न कोई घटनाएं हैं वो सोवियत संघ और अमेरिका के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चल ही रही थी। तो इसी टाइम भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, और तिथि है मई 1974, मई 1974 के अंदर। उस टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के टाइम मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, और परीक्षण किया राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के पोखरण के अंदर। तो पहला परीक्षण हुआ। इसी प्रकार भारत ने दूसरा परीक्षण किया मई 1998 में, मई 1998 में, और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो वाजपेयी जी के टाइम भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया, और 1998 में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण है वो कर लिया। अब भारत और पाकिस्तान ने इस प्रकार के परमाणु परीक्षण कर लिए, तो अमेरिका को और उससे जुड़े हुए जो विकसित देश थे उनकी आंखों के हम किरकिरी बन गए, और उन्होंने हमारी आर्थिक जो पाबंदियां हैं हमारे ऊपर लगा दी, बहुत सी सहायता देनी बंद कर दी। हालांकि बाद में समय की नजाकत को देखते हुए उन्होंने वो प्रतिबंध है वो हटा भी लिए। तो भारत ने परमाणु परीक्षण किए, तो उसका रीजन बताया भी हमने ये परमाणु परीक्षण है वो किन उद्देश्यों के लिए किया है। आपने देखा नेहरू जी के टाइम से ही बात करें तो वो परमाणु जो ऊर्जा है उसके पक्षधर रहे, परमाणु कार्यक्रम उन्होंने चलाया, बाबा साहब के निर्देशन में चलाया, परमाणु आयोग की हमने स्थापना की। उन्होंने कहा ये हम काम है वो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए, यानी एनर्जी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कोयले से बहुत कम ऊर्जा मिलती है, जबकि यूरेनियम और थोरियम से इस परमाणु ऊर्जा को बहुत अधिक बनाया जा सकता है, नाभिकीय ऊर्जा है वो ज्यादा मिलती है। तो एक तो शांतिपूर्ण उद्देश्य, यहां जो रीजन दिया गया वो ये था भी हम जो ये परमाणु परीक्षण कर रहे हैं ना, आप साहब लोग इस बात को समझ ले, ये अपनी रक्षा के लिए, हम अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेंगे, पर पहले कभी प्रयोग नहीं करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं।
भी अगर हमारी तरफ कोई आंख दिखाएगा और इस प्रकार की धमकी देगा तभी हम उसका प्रयोग करेंगे, या सामने वाला कुछ इस प्रकार की गलत हरकत करता है तभी हम परमाणु हथियार है उसका प्रयोग करेंगे। तो भारत एक तो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इस प्रकार के परीक्षण जो ऊर्जा है उस पर काम कर रहा था। परमाणु परीक्षण इसलिए किए ताकि अब भारत है वो अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन ये विश्वास दिलाया सबको भी हम इसका प्रयोग है वो पहले नहीं करेंगे। तो ये थी अपनी वेब सीरीज भारत के विदेश संबंध, जिसके अंतर्गत नेहरू जी का किस प्रकार से इस विदेश नीति को बनाने में क्या योगदान रहा, क्योंकि विदेश नीति के जनक हैं भारत के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। जैसे साइंटिस्टों में बात करें भारत में परमाणु ऊर्जा के जो जनक हैं वो कौन हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। फिर हमने अलग अलग देशों में विशेषकर पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ हमारे संबंध यानी विदेशी संबंध किस प्रकार के रहे, शांति और संघर्ष के सारे दौर को हमने जाना, और उनके साथ जो हमारे युद्ध हुए, हमारी जो प्लानिंग था, नियोजित विकास का जो हमारा सिस्टम था, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं को किस प्रकार से उन्होंने प्रभावित किया, इस कहानी को हमने जाना। और साथ में शांतिपूर्ण उद्देश्य और अपने देश की रक्षा के लिए भारत ने परमाणु परीक्षण किए, इसके ऊपर आज हमने अच्छे से जानकारियां हैं वो प्राप्त की है। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, एक अच्छे विद्यार्थी को भी आप पाठ्य पुस्तक का साथ कभी मत छोड़िएगा। आप अच्छे से एक बार दो बार आपको जितना उचित टाइम लगता है अच्छे से पाठ्य पुस्तक को रीड कीजिएगा, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर हर सेशन को अच्छे से समझकर अगर आप पहले पढ़ लें फिर सेशन देख लें, या सेशन देखने के बाद कम से कम एक बार आप चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। फिर बोर्ड परीक्षा में ऐसी कोई बात, ऐसा कोई भी प्रश्न चाहे वो कितने ही नंबर का आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता भी आप उसका एक शानदार जानदार उत्तर न लिख पाए। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ भी आप इन अच्छी बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे। अगले वीडियो सेशन में एक नई कहानी को लेकर फिर आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।